हेलो बच्चों, वेलकम टू सीकेएस एकेडमी। आज हम लोग 5वीं कक्षा के हिंदी के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है हुआ यूं कि। इसके लेखक हैं भीष्म सहनी। अब हम लोग इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि भीष्म सहनी के साथ क्या हुआ था, जिसके ऊपर ये कहानी उन्होंने लिखी है। यह कहानी उनके जीवन में किसी घटना से संबंधित है। अब जानते हैं भीष्म सहनी से संबंधित उस घटना को इस कहानी के माध्यम से। मैं यहाँ पे इस कहानी में जितनी बार मैं शब्द का प्रयोग होगा वो भीष्म सहनी के लिए हुआ है, अर्थात ये भीष्म सहनी स्वयं को यहाँ मैं से संबोधित कर रहे हैं। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था जब स्कूल में खेले गए एक नाटक में पहली अदाकारी की। भीष्म सहनी चौथी कक्षा में पढ़ रहे थे जब उन्होंने नाटक में हिस्सा लिया था, अर्थात नाटक में अभिनय और या एक्टिंग किया था। नाटक का नाम था श्रवण कुमार। नाटक का क्या नाम था? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार की कहानी आप सभी ने सुनी होगी और मैं ही श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहा था और भीष्म सहनी उस नाटक में श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहे थे, अर्थात श्रवण कुमार का वो एक्टिंग कर रहे थे। निर्देशक 9वीं कक्षा का एक छात्र था और उसका जो निर्देशक था, यानी जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जो बता रहा था कि कैसे किस चीज़ को करना है, किस तरह से एक्टिंग करना है, वो 9वीं कक्षा का एक छात्र था। मेरे लिए उसकी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि वह आँखों पर चश्मा लगाए हुए थे। इनके लिए उनकी योग्यता का बड़ा प्रमाण ये था कि उस 9वीं कक्षा के छात्र ने अपने आँख पर एक चश्मा लगाए हुए था। मंच सज्जा के लिए उसके हुक्म पर हम सभी अदाकार अपने अपने घर से माँ बहनों की धोतियाँ साड़ियाँ उठा लाए थे। और जैसा कि अक्सर नाटकों में होता है कि मंच को सजाने के लिए धोती और साड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए वहाँ भी बच्चों को कहा गया था कि अपने अपने घर से मंच को सजाने के लिए धोती और साड़ी लाने के लिए, तो ये सभी ले आए थे। मंच पर बहती नदी दिखाने के लिए जहां गहरी रात गए श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप के लिए पानी लेने जाता है। और ये जो साड़ियाँ का प्रयोग था वो बहती नदी को दिखाने के लिए किया गया था, जिस नदी से श्रवण कुमार को पानी लाने जाना था। एक ओर पानी की बाल्टी रख दी गई थी, एक साइड में पानी की बाल्टी रख दी गई थी। दो लड़के श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे और दो बच्चे थे। एक बच्चा श्रवण कुमार की माँ का भूमिका निभा रहा था और दूसरा बच्चा श्रवण कुमार के पिता का भूमिका निभा रहा था। दो बच्चे दोनों के दोनों श्रवण कुमार के माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने हिदायत दी गई थी कि सारा वक्त आंखें बंद किए रहे। उन लोगों को, जो दोनों बच्चे श्रवण कुमार की माँ का भूमिका निभा रहे थे, उसको हिदायत दी गई थी, सख्त निर्देश दिया गया था कि आंख हमेशा बंद रखना है। निर्देशक महोदय ने उन्हें मंच के एन बीचों बीच दर्शकों की ओर मुंह किए साथ साथ बैठा दिया था और दोनों को एक साथ, जानते हैं कि एक बड़ा सा डंडा होता है, उसके दोनों साइड टोकरी लगी होती है, उस तरह का श्रवण कुमार का ये चित्र था, जो कि इस चित्र में हम लोग देख भी सकते हैं। और उस टोकरी दोनों में दोनों को बैठा दिया गया था और उनके मुंह जो था वो दर्शक की ओर किया हुआ था, जिसको निर्देश था कि आप हमेशा आँख को बंद करके रखें। उनमें से एक बोधराज माँ की भूमिका निभा रहा था और उस दो यानी माता पिता जो थे, जिसमें से एक लड़का था बोधराज जो कि माँ की भूमिका में था, वह अपनी माँ की ही धोती पहने हुए था और उसकी माँ जो धोती पहनती थी वही या साड़ी वो अपने माँ की पहने हुए था, जिसका पल्लू बार बार सिर से
खिसक रहा था। और वो जो आंचल होता है जो अक्सर महिलाएं अपने सर के ऊपर रखी होती है, वो बार बार उससे खिसक जा रहा था, यानी सर पर से आंचल हट जा रहा था। पर्दा उठा, मेरे अंधे माँ बाप बोले, बेटा श्रवण कुमार बहुत प्यास लगी है। मैंने लोटा उठाया, चरण वंदना की और नदी की ओर चल पड़ा। जैसे ही पर्दा उठता है तो उसके माँ बाप, श्रवण कुमार के जो माँ बाप थे, जो एक्टिंग कर रहे थे श्रवण कुमार के माँ बाप का, वो अपना डायलॉग बोलते हैं कि बहुत प्यास लगी है। इतने में श्रवण कुमार क्या करते हैं, जो श्रवण कुमार की एक्टिंग कर रहे थे, वो तुरंत अपने माता पिता से हाथ जोड़कर आज्ञा लेते हैं और नदी की ओर लोटा उठाकर चल देते हैं। उधर राजा दशरथ उछलता पैतरा बदलता अपने मूछों को ताव देता हुआ पर्दे के पीछे से मंच पर उतरा। पीठ पर बंधे तरकस में तीर निकाला और यह कहते हुए कि कोई जानवर नदी के जल को गंदा कर रहा है, अपना तीर चला दिया। तो अगला ये होता है कि राजा दशरथ जो कि मंच पर पर्दे के पीछे था, वो पीछे से मंच पर आ जाता है और अपने मूँछों पर ताव देते हुए राजा के तरह वो मंच पर आता है। पीठ पर जो तरकस जिसमें तीर रखे जाते हैं, आपने बहुत सारे योद्धाओं को लड़ते हुए महाभारत में देखा होगा, तो देखा होगा उसके पीठ पर एक वस्तु बंधी होती है जिसके अंदर तीर रखा हुआ होता है, उसको तरकस कहते हैं। उस तरकस से एक तीर निकालता है और अपना डायलॉग कहता है कि लगता है कोई जानवर नदी के पानी को गंदा कर रहा है। इतना कहकर अपना तीर चला देता है। तीर को मैंने सीधा ऊपर की ओर जाते देखा, पर मैंने उसी क्षण लोटा फेंका और चारों खाने चित्त स्टेज पर लेट गया और सप्तम स्वर में गाने लगा। और इसमें जैसा कि इसे निर्देश दिया गया था, तीर को तो ये ऊपर जाते देखा, अर्थात तीर इसके ओर नहीं चली थी, लेकिन फिर भी वह उसी समय लोटा फेंक कर चारों खाने चित्त, यानी पूरे तरीके से जैसे लोगों को वास्तव में तीर लग गया हो और वो जो गिर जाता है बेहोशी की अवस्था में, उस प्रकार गिर गया और सप्तम स्वर में यानी कि दुख तकलीफ वाले राग में एक गाना गाने लगा। वो गाना ये है, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा, क्या खता थी बता मेरे आखिर, क्यों अभागे को जल भरते मारा। इस तरह का एक लंबा सा गीत था जो कि उसको तीर लगने पर गाने के लिए निर्देशक ने कहा था। मेरी आवाज़ सप्तम में चल रही थी, जिस कारण हॉल में सन्नाटा छा गया। अब ये दुख में एक गीत गा रहे थे तो इसके कारण पूरा हॉल भी एकदम चुप गुमसुम सा हो गया। मैं बराबर गाए जा रहा था पर गीत इतना लंबा था कि खत्म ही नहीं हो पा रहा था। ये गाए जा रहा था तेजी से, लेकिन गीत बहुत लंबा होने के कारण वो खत्म नहीं हो रहा था। उधर राजा दशरथ एक पैर आगे एक पैर पीछे पोज बनाए बिना हिले डुले मूर्तिवत खड़ा था। और उधर राजा दशरथ की जो भूमिका निभा रहा था, वो एक पैर आगे एक पैर पीछे का पोज बना के एकदम मूर्ति के समान खड़ा था, इस इंतज़ार में कि मैं गाना ख़त्म करूं और उसे संबोधित करूं। वह इंतज़ार कर रहा था कि इसका गाना ख़त्म हो और जो डायलॉग इसको बोलना है वो बोले, ताकि आगे नाटक बढ़े। उसका तीर कमान मेरी दिशा में स्थिर हो गया था। उसका तीर बिल्कुल इसी के दिशा में अब आके ठहर गया था, स्थिर हो गया था। अगर वह एक और तीर तरकस में से निकाल कर मेरी ओर चला देता तो बात बन जाती, पर उसे डायरेक्टर ने एक ही तीर चलाने को कहा था और वह चल चुका था। अब यह सोच रहा है, ये जो लेखक वो सोच रहे हैं कि अगर इतने देर से जो वो
एक मूर्ति के समान खड़ा था, वो तीर कहीं मेरे तरफ ही चला देता तो इसको पक्का वो तीर लग ही जाता उस लेखक को। इसीलिए ये सोच रहे हैं कि इनका तो काम बन ही जाता। लेकिन डायरेक्टर साहब ने, जो कि 9वीं कक्षा का एक लड़का था, उन्होंने एक ही तीर चलाने का निर्देश दिया था और एक तीर तो पहले ही वो चला चुका था। मेरा गीत अभी आधा भी नहीं गाया गया था कि मेरी आवाज़ फटने लगी। अब जो लेखक महोदय हैं, इनका गीत जो है आधा भी ख़त्म नहीं हुआ था, इसकी आवाज़ जो है वो फटने लगी थी, यानी कपकपाने लगी। किसी किसी वक्त मुझे लगने लगा जैसे हॉल में बैठे दर्शक हंसने लगे हैं और इनकी बातें सुनकर, इनका जो गीत का आवाज़ था, धुन था, स्वर था, उसको सुनकर लोग वहाँ पे हंसने लगे थे। उधर मेरे अंधे माँ बाप आंखें बंद किए बैठ ही नहीं पा रहे थे और इनके जो माँ बाप बने हुए थे, यानी श्रवण कुमार के माँ बाप, वो आँख को बंद करके लंबे समय से बैठ ही नहीं पा रहे थे। कभी एक तो कभी दूसरा आँख खोल देता, जिसे देखकर दर्शक हंसने लगते थे। वह देख उसने फिर आँखें खोली है। दर्शक सभी एक दूसरे पर नज़र रखे हुए थे और जैसे ही दोनों माँ बाप में से कोई भी आँख खोलता तो दर्शक तुरंत कहता कि देखो वो आँख खोल दिया, देखो वो आँख खोल दिया। ये बड़ा ही हास्यास्पद सा, हंसी मनोरंजक वाला माहौल हो गया था। सहसा हॉल में ठहाका हुआ। अब यह सब देखकर पूरा हॉल में ठहाका लगने लगा था। बोधराज के सिर पर से जो अंधी माँ की भूमिका में था, बोधराज जो था, एक लड़का था, वो अंधी माँ की भूमिका निभा रहा था। धोती का पल्लू खिसक आया था, उसके सर पर से जो घूंघट था, जो आंचल था, वो खिसक आया था और नीचे से उसका घुटा हुआ सिर निकल आया था और उसका जो सिर था, जो कि घुटा हुआ था यानी झपा हुआ था, वो सिर दिखने लगा था। फिर किसी ने ऊंची आवाज में कहा, वह देख, फिर से देख रहा है। अब जब वो आंचल हट गया तो वह आंख खोले तो दर्शकों को दिख जाता था। तो फिर कोई ऊंची आवाज में कहता था कि देखो 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 देखो। उसने फिर आंखें खोल दी है। हॉल में बार बार ठहाके उठने लगे। इस सब देखकर हॉल में खूब हंसी ठहाका उठने लगा। फिर बार बार तालियां बजने लगी और उसके बाद खूब ताली वगैरह बजने लगा। फिर जब मैंने गीत समाप्त करके तरफ कर मरने का अभिनय किया तो हॉल में सीटियां बज रही थी। और जब इसका गीत समाप्त हो गया, यानी लेखक महोदय जो गीत गा रहे थे सप्तम स्वर में, वो गीत जब समाप्त हुआ तो इनको मरने का नाटक करना था। तब मरने का जो एक्टिंग किए तो हॉल में सभी लोग इनके एक्टिंग को देखकर सीटियां बजाने लगे। मेरी कक्षा के एक अध्यापक मेरे भाई बलराज को कह रहे थे, यह तेरा भाई क्या कर रहा है। और उन्हीं के कक्षा का एक जो अध्यापक थे, एक शिक्षक थे, वह उसके भाई बलराज को कह रहे थे कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। मेरी मृत्यु के बाद अभी और संवाद बोले जाने थे। बूढ़े माँ बाप के साथ राजा दशरथ के संवाद। अंधे माँ बाप को अभिशाप देना था, पर नाटक का शेष भाग मैं भूल गया और झट से उठ बैठा। अब उनको मरने की जो एक्टिंग किए थे तो उनको और भी समय तक मरने का एक्टिंग अभी जारी रखना था, क्योंकि कई संवाद बोले जाने थे, जिसमें बूढ़े माँ बाप के साथ राजा दशरथ का भी कुछ संवाद होना था। यानी राजा दशरथ कुछ बोलते, फिर उस पर बूढ़े माँ बाप जो थे उसको राजा दशरथ को जवाब देते। फिर उसके बाद गुस्से में आकर अंधे माँ बाप राजा दशरथ को श्राप देते। वो श्राप देना भी अभी बाकी ही था, लेकिन लेखक महोदय नाटक का शेष भाग ही भूल गए
और उठ के बैठ गए। इससे हॉल में हंसी के फव्वारे उठे। इससे हॉल में खूब लोग हंसने लगे। किसी ने आवाज़ कसी, तभी कोई बोला, लेट आ रह। उसको बोला कि सो जाओ, सोए रहो सोए रहो, इस तरीके से उसको बोला। पर मैं इतना सुबोध पर मैं इतना बेसुध हो गया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन अब इसको समझ ही नहीं आ रहा था, ये सब चीज़ भूल गया था, तो इसीलिए इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब करूं क्या। मुझे और तो कुछ नहीं सूझा, मैं फिर लेट गया। अब जब इसको कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से ये लेट गया, जिस पर ऐसी तालियां बजने लगी कि थमने में ही नहीं आ रही थी। अब जब ये लेट गया तो उसको देखकर फिर लोग खुश हो गए और खूब तालियां बजाने लगे। सीटियां, तालियां, ठहाके, तरह तरह की आवाज़ें देर तक चलती रही। और उसके बाद तो बहुत देर तक सीटियाँ बजती रही, तालियां बजती रही, ठहाके लगते रहे और इसी तरह से ये चलती रही। यह मेरी पहली अदाकारी थी। ये भीष्म सहनी की पहली अदाकारी थी। अर्थात इन्होंने जब पहली बार अदाकारी की, एक्टिंग किया, जो चौथी कक्षा में किया था, वो इस तरह का था। ये बेहद ही मनोरंजक कहानी थी। चलिए इस कहानी के आगे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ को जान लेते हैं। निर्देशक का अर्थ होता है निर्देश देने वाला या बतलाने वाला या समझाने वाला। नाटक में एक निर्देशक होता है जो बताता है कि कब किसको क्या तरह से बोलना है, क्या बोलना है और कितने समय में बोलना है, कैसे बोलना है। ये सारा जो निर्देश देता है उसी को निर्देशक कहते हैं। अदाकारी, अभिनय यानी एक्टिंग। एक्टिंग जो लोग करते हैं उसको अभिनय या अदाकारी कहते हैं। हिदायत, हिदायत मतलब निर्देश। जो भी निर्देश दिया जाता है उसे हिदायत या निर्देश कहते हैं। तर्कस, जिसमें तीर रखा जाता है उसे तर्कस कहा जाता है। जालिम, जालिम मन अत्याचार, क्रूर जो लोग होते हैं उसको जालिम कहा जाता है। मूर्तिवत वर्त यानी कि मूर्तिवत जो होता है यानी मूर्ति के जैसा। अक्सर आप लोग यूज करते हैं एक शब्द स्टैच्यू। तो जब दूसरे बच्चे को किसी को कह देते हैं स्टैच्यू, तो वह एकदम मूर्ति की तरह खड़ा हो जाता है, यानी बिना हिले डुले। तो वही हुआ मूर्तिवत यानी स्टैच्यू। दर्शक यानी देखने के लिए जो भी लोग आते हैं उसको दर्शक कहते हैं। और बेसुद्ध यानी कि बेहोश, यानी जिसको कुछ चीज़ का आभास ना हो कि क्या हो रहा है। अब अभ्यास के लिए नीचे कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी हैं, इसके विषय में आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। श्रवण कुमार की भूमिका किसने निभाई, आपको बताना है। बोधराज को किसकी भूमिका निभाने में क्या परेशानी हो रही थी। दशरथ मंच पर मूर्ति की तरह क्यों खड़ा था। राजा दशरथ का जो अभिनय कर रहा था लड़का, वो मूर्ति की तरह क्यों खड़ा था, ये बताना है आपको। चौथा प्रश्न है, तीर लगने के बाद कौन सा गीत गाया गया था। तो तीर लगने के बाद एक गीत की चर्चा की गई इस कहानी में, वो गीत आपको बताना है। अगला प्रश्न है, श्रवण कुमार के माता पिता बने लड़के को क्या हिदायत दी गई थी। श्रवण कुमार के माता पिता बने हुए लड़के को कुछ हिदायतें डायरेक्टर के द्वारा यानी निर्देशक के द्वारा दी गई थी। वो क्या क्या हिदायतें थी उसके विषय में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। छठा, दर्शक तालियां क्यों बजाने लगे, और अंत में यह भी बताना है कि दर्शक तालियां क्यों बजाने लगे। आप इसे कॉपी पर लिख कर उसका फोटो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नाटक की दुनिया, नाटक की दुनिया से संबंधित भी कुछ प्रश्न हैं। नाटक में निर्देशक का क्या काम करता है, यानी नाटक में निर्देशक का क्या काम होता है, ये आपको बताना है। बच्चे अपने घर से धोतियाँ साड़ियाँ क्यों उठा लाए थे, यह भी बताना है कि जो बच्चों को निर्देश दिया गया था धोतियाँ और साड़ियाँ लाने के लिए, वो क्यों ले आए थे। और अगला प्रश्न है, नाटक खेलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब यह भी बताना है कि नाटक खेलते समय किन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इन सभी प्रश्नों का चर्चा इस कहानी के दरमियान हुआ था।
आप सबों को इन प्रश्नों को कॉपी पर भी लिख सकते हैं और कॉपी पर लिखकर इसका फ़ोटो कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि और यह भी कमेंट करें कि क्या आप इस प्रश्नों के लिए अलग से विशेष वीडियो चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो इसे भी अवश्य लिखें। आज के इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस आपके इस मंच पे आती रहे तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।